हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द लर्निंग स्पेयर। इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा चल रहा था, उसका यूनिट 2 आज हम देखेंगे। टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल लर्निंग नीड्स। इसका पार्ट 1 आज देखेंगे और पार्ट 1 में कुछ टॉपिक कंप्लीट करके फिर अगले पार्ट 2 में इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक है हमारे पास कॉन्सेप्ट टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल लर्निंग नीड्स। ओके, देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल लर्निंग नीड्स क्या है। चिल्ड्रन विद स्पेशल लर्निंग नीड्स, दैट इज SLN, include different conditions that affect learning, behavioral disorder and emotional disturbance, required special support and interventions। जो स्पेशल लर्निंग नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं, जिन्हें स्पेशल लर्निंग नीड्स की ज़रूरत होती है, वो उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो कंडीशंस हैं, उनके अंदर क्या इंक्लूड होता है कि इनका बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है, कभी कभी इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है। इस वजह से उनको ज़रूरत होती है स्पेशल सपोर्ट और इंटरवेंशंस की। ये बात क्लियर है। फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। चिल्ड्रन विद स्पेशल लर्निंग नीड्स हैव लर्निंग डिफ़िकल्टी दैट अफेक्ट देयर एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म। उनकी जो एबिलिटी लर्न और परफॉर्म करने की जो जनरल एबिलिटी है, उसे अफेक्ट करती है स्पेशल लर्निंग नीड्स। अकेडमिकली कंपेयर टू देयर पीयर्स, बिल्कुल बात है। अकेडमिक में उनके पीयर्स से अगर उन्हें compete करें और जो मतलब कि साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे अगर उन्हें कंपेयर करें, तो उनके कंपैरिजन में वो स्लो लर्नर हो सकते हैं या परफॉर्म करने में उन्हें डिफ़िकल्टीज हो सकती है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। दिस इज़ द डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं। हियर वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल नीड्स। लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। दिस कैन इंक्लूड डिफ़िकल्टीज विद रीडिंग, जिसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मीन्स डिफ़िकल्टी विद रीडिंग। डिफ़िकल्टी विद राइटिंग को क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया। मैथमेटिक्स के साथ डिफ़िकल्टीज आती है पर्टिकुलरली, तो डिसकैलकुलिया बोलते हैं। और अदर एकेडमिक एरियाज, इस टाइप से लर्निंग डिसेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं। फिर स्पीच एंड लैंग्वेज एम्पावरमेंट। किसी को स्पीच और लैंग्वेज में डिसेबिलिटी होती है, प्रॉब्लम आती है, उसे बोलते हैं चैलेंज विद एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स। यानी कि खुद को समझाने में और दूसरों को समझने में जो प्रॉब्लम होती है, उसे स्पीच और लैंग्वेज एम्पावरमेंट्स बोल सकते हैं। फिर आती है फिजिकल डिसेबिलिटीज़। क्या होती है उसके अंदर? कंडीशंस लाइक विज़न प्रॉब्लम हो सकती है, सेरेब्रल प्लेसी हो सकती है, अदर फिजिकल एम्पावरमेंट्स हो सकते हैं। ओके, दिस इज़ फिजिकल डिसेबिलिटी। और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट इज एग्जांपल इमोशनल एंड बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़। इमोशनल बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। इशू विद सोशल स्किल, इमोशनल रेगुलेशन और अटेंशन। सोशल स्किल के साथ डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, इमोशनल रेगुलेशंस के साथ इमोशंस ठीक तरीके से रेगुलेट नहीं हो पाते, अटेंशन के साथ यानी कि फोकस नहीं रह पाता है। इस तरीके की इमोशनल और बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। फिर सेंसरी इम्पार्टमेंट्स, कंडीशंस लाइक हियरिंग और विजुअल इम्पार्टमेंट्स। हियरिंग और विजुअल इम्पार्टमेंट हो सकते हैं, इसे हम सेंसरी इम्पार्टमेंट बोल सकते हैं। फिर न्यूरो डेवलपमेंट नीड्स, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स conditions like autism spectrum disorder and attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, hyper attention deficit hyper एक्टिविटी डिसऑर्डर जो होता है, उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं, वो ठीक तरीके से नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल बन जाता है स्पेशल नीड्स का। नेक्स्ट, फिर हमारे पास कुछ कॉमन्स है, जैसे विजुअल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, फिजिकल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, सेंसरी डिफ़िकल्टीज़, डेवलपमेंट डिफ़िकल्टीज़, इस टाइप की कुछ अदर डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर भी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल लर्निंग नीड्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? पहला, एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, सबसे पहली बात है। दैट इंक्लूड्स डिफ़िकल्टीज विद रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, मैथ्स और अदर एरियाज, पुअर डिकोडिंग स्किल, रीडिंग फ्लुएंसी एंड कंप्रिहेंशन। बिल्कुल
किसी भी इंसान को अकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है जब उससे प्रॉब्लम आएगी रीडिंग में, राइटिंग में, स्पेलिंग में, मैथ्स में और कई सारे अदर एरिया में, जैसे किसी स्किल को डिकोड करने में, रीडिंग में, फ्लुएंसी जो होती है, कम्प्रिहेंशन यानी कि किसी चीज़ को समझने में। तो दीज आर द डिफ़िकल्टीज़, एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़। फिर आती है इमोशनल चैलेंजेस। क्या हो सकते हैं उसके लिए? एंजाइटी, डिप्रेशन और अदर इमोशनल डिफ़िकल्टी दैट कैन इम्पैक्ट लर्निंग, डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग इमोशंस एंड एक्सप्रेसिंग नीड, यानी कि नीड को एक्सप्रेस करने में इमोशंस को मैनेज करने में डिफ़िकल्टीज आती है। एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, इस तरीके के इमोशनल चैलेंज भी हो सकते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल लर्निंग नीड्स। फिर आता है बिहेवियरल चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज परफॉर्मिंग टास्क एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में डिफ़िकल्टीज हो सकती है। इनअप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स हो सकता है। ठीक है, ओके। फिर स्कूल और सोशल सिचुएशंस, स्कूल में और सोशल सिचुएशंस में अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स की कमी वहाँ पे देखने को मिल सकती है बिहेवियर चैलेंजेस में। ओके, नेक्स्ट आता है अदर डिफ़िकल्टीज़। क्या हो सकती है? विद ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ का नहीं कर पाते हैं एंड टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। ओके, फिर सेंसरी सेंसिटिव और प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज़, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। फिज़िकल लिमिटेशंस हो सकती है। ठीक है, हेल्थ कंडीशंस हो सकती है। मीनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन का मीनिंग क्या है ये देखते हैं। Special education is a form of instruction that meet diverse needs of students with disabilities, ensuring they can learn the same skill and information as others. स्पेशल एजुकेशन के अंदर क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो चाहता है, जो मीट करता है डाइवर्स नीड्स, यानी कि अलग अलग नीड्स किसकी? ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, जो स्टूडेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं उनकी, और इंश्योर करता है दे कैन लर्न द सेम स्किल एंड इन्फॉर्मेशन एज अदर्स, यानी कि जैसे कि बाकी बच्चे सीख रहे हैं उन्हीं की तरह जो स्पेशल लर्निंग नीड्स वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, वो भी सिंपल लर्निंग कर सकें। तो ये मतलब होता है स्पेशल एजुकेशन का। ओके, ऐसी एजुकेशन जो इन्हें हेल्प करती है उसे हम बोलेंगे स्पेशल एजुकेशन। ओके, फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन क्या है? अडेप्टेड स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर स्पेशल टीचिंग, बिल्कुल करिकुलम थोड़ा स्टैंडर्ड होगा, थोड़ा अलग होगा, जिसके अंदर ये सेम टीचिंग इंक्लूड की जा सके। फिर आएगा प्रोवाइड टूल्स और सपोर्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। ठीक है, फिर स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू सर्विस लाइक दीज थेरेपीज़, यानी कि कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, कुछ थेरेपीज़ कराई जा सकती है। फिर स्पीच थेरेपीज़, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़, स्पीच थेरेपीज़ और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, और अदर टाइप्स ऑफ सपोर्ट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। फिर टॉपिक आता है चिल्ड्रन फिजिकल चैलेंजेस, विजुअल, हियरिंग, लोकोमोटर एंड न्यूरोलॉजिकल। मेरे ख्याल से यहाँ डिसऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले विजुअल इम्पावरमेंट देखते हैं। रेफर्स टू द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन विजन दैट इम्पैक्ट्स डेली लाइफ encompassing condition for partial vision loss to completely blindness, often required assistive devices और specialized services। यानी कि विजुअल इम्पावरमेंट में क्या हम कहेंगे, सिंपल सी बात है, जिन लोगों को देखने में डिफ़िकल्टीज होती है उनका विजन जो है रिड्यूस हो जाता है, और उनकी कई बार पार्टियल हो सकता है, यानी कि आधा हो सकता है, कई बार फुल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ओके, तो ये इनको क्या होती है? रिक्वायर्ड असिस्टिव डिवाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे डिवाइसेस जो उन्हें हेल्प कर सकें। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हो सकती हैं, इनकी ज़रूरत होती है। विजुअल इम्पावरमेंट को हम इस तरीके से समझते हैं। फिर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो प्रॉपर हमें एग्जाम में लिखनी चाहिए। विजुअल इम्पावरमेंट इज डिफाइंड एज लिमिटेशन ऑफ विजुअल सिस्टम्स एक्शन एंड फंक्शन इम्पैक्टिंग द एबिलिटी ऑफ परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। देखिए, विजन सिस्टम होता है हमारे अंदर, हमारी आँख के पीछे, जो उस विजन सिस्टम में की कुछ लिमिटेशंस हो जाती है। कई बार कुछ लोग कलर ब्लाइंड हो जाते हैं, कुछ कलर्स नहीं देख सकते। कई बार
लोग थोड़ा दूर का नहीं देख सकते, कोई पास का नहीं देख सकते, कोई कम्प्लीटली ब्लाइंड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शंस की डिसेबिलिटीज़ जो फंक्शंस हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते, उनके अंदर इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं डेली एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क, और डेली टास्क और एबिलिटीज़ को परफॉर्म करने में लोगों को इम्पैक्ट करते हैं। उसे हम विजुअल एम्पावरमेंट कहते हैं। ओके, दिस इज़ द डेफिनेशन। फिर इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, लो विजन या ब्लाइंडनेस, दोनों इसके टाइप्स हो सकते हैं। फिर इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके? रीडिंग एंड राइटिंग में इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पे बहुत प्रिसाइज नोट्स बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, एकदम एग्ज़ाम टाइम में आपके काम आए, लास्ट मिनट में भी आप रिवाइज कर सकें, और सारी डिटेलिंग, अगर आप वीडियो को देखेंगे तो डिटेलिंग मिलेगी, और नोट्स को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। जैसे कि इम्पैक्ट क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग। फिर डेली टास्क में इम्पैक्ट होता है, सोशल इंस्ट्रक्शंस में दिक्कत आती है, मोबिलिटी में दिक्कत आती है, ठीक है। कॉज क्या हो सकते हैं? हाई कंडीशन हो सकती है कोई, ओके। फिर रिफ्रैक्टिव एरर, यानी कि किसी तरीके का एरर हो सकता है आँख के अंदर, लेंस के अंदर। इंजरी हो सकती है या फिर एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक कंडीशंस भी होती है कई सारे लोगों के अंदर, आपने देखा होगा बच्चों को, कई सारे बच्चों को बचपन में ही चश्मा लग जाता है। दीज आर बिकॉज ऑफ जेनेटिक कंडीशंस, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इसके? करेक्टिव लेंसेज जैसे लगाए जाते हैं। फिर सपोर्टिव डिवाइसेस कुछ होते हैं। फिर ऑप्टिकल मैग्नीफायर्स हो सकते हैं, स्क्रीन रीडर हो सकते हैं, आपने देखा होगा कई बार स्क्रीन होती है, ये फ़ोन की स्क्रीन हो सकती है, किसी भी स्क्रीन हो सकती है, कुछ लिखा हुआ है उसमें। गूगल में भी आजकल आता है साउंड का जो आप ऑप्शन ऑन करेंगे तो वो पढ़ के देगा आपको। तो इस तरीके के लोगों के लिए ये सारी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि कुछ लिखा हुआ है तो उसको वो पढ़ के सुना सकता है। दिस इज़ कॉल्ड स्क्रीन रीडर, ऑप्टिकल मैग्नीफायर, सपोर्टेड डिवाइस और करेक्टिव लेंसेज आर द टेक्निकल सॉल्यूशंस ऑफ विजुअल एम्पावरमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास हियरिंग एम्पावरमेंट। Hearing empowerment is when someone has difficulty in hearing sounds. It can affect one or both ears. Sorry, here आ जाएगा ears, and ranging from mild to profound, low to high level. ओके, तो हियरिंग इम्पायरमेंट क्या हो सकता है? किसी इंसान को सुनाई नहीं दे सकता, नहीं देता है, डिफ़िकल्टी होती है हियरिंग साउंड्स में, साउंड को सुनने में। इट कैन अफेक्ट बोथ, एक और दोनों कानों में हो सकती है, ठीक है। और माइल्ड से प्रोफाउंड लेवल, यानी कि लो लेवल से हाई लेवल के तक ये चीज़ जा सकती है। दिस इज़ कॉल्ड हियरिंग इम्पायरमेंट। नेक्स्ट इज इसके कोजेज़ क्या हो सकते हैं? सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ईयर प्रॉब्लम आउटर और मिडिल ईयर, यानी कि कई बार अंदर के कान में भी हो सकती है प्रॉब्लम, और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मिडिल कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके कॉजेज़ हो सकते हैं, डिफेक्ट, ईयर ड्रम में डिफेक्ट हो सकता है, और कई बार ईयर वैक्स बिल्डअप होने की वजह से भी लोग कान साफ़ नहीं करने के लंबे लंबे समय तक कान साफ़ नहीं करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। फिर इनर ईयर प्रॉब्लम, यानी कि डैमेज इन इनर ईयर ब्रेन प्रॉब्लम हो सकती है। इनर ईयर प्रॉब्लम में इनर ईयर जो है अंदर का जो ईयर सिस्टम है उसके अंदर डैमेज हो सकता है, ब्रेन प्रॉब्लम हो सकती है। डैमेज और इन्फेक्शन और नेचुरल पाथवे इन ब्रेन, ब्रेन का जो नेचुरल पाथवे है, जो प्रोसेसिंग जो सिस्टम है उसके अंदर डैमेज हो सकता है। फिर एजिंग के साथ भी ये चीज़ हो सकती है, एजिंग कैन कॉज हियरिंग लॉस। एक्सपोजर टू लाउड नॉइस, यानी कि कुछ लाउड साउंड्स के अंदर आप एक्सपोज कर जाते हैं, एक्सपोजर हो जाता है, आपका लाउड साउंड सुन लेते हैं तो भी आपका हियरिंग लॉस हो सकता है। फिर इलनेस ऑफ सम इन्फेक्शन डिजीज़ कैन कॉज हियरिंग लॉस, कहीं सारे इलनेस हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो, सिंपल सी चीज़ें हमें पता होती है, बोल बचन टाइप है, लेकिन लिखा हुआ है, इस वजह से आपको इस चीज़ को इस तरीके से एग्ज़ाम में प्रोड्यूस करके लिखना है सही शब्दों में, और वहाँ पे स्ट्रक्चर बना करके, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर ट्रीटमेंट इसका देखते हैं। हियरिंग एड्स लगाया जा सकते हैं, कुछ मशीन्स लगी होती है कान में। लिप्स रीडिंग इंसान समझ सकता है, साइन लैंग्वेज होती है। फिर रीडिंग, राइटिंग, ईयर ट्यूब्स, सर्जरी, मेडिकेशन, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इट इज़ अ डिसेबिलिटी दैट लिमिट्स मूवमेंट्स of limbs, usually to issue the bones, joints or muscles. It can make it difficult to walk,
pick things up and hold things. लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के अंदर हम क्या देखते हैं? डिसेबिलिटी आ जाती है मूवमेंट्स करने में, यानी कि चलने फिरने में, फिर वॉक करने में, चीज़ों को पिकअप करने में, उठाने में, होल्ड करने में। ये क्यों होता है? इशू विद बोन्स और मसल्स और जॉइंट्स मसल और बोन्स के साथ कई बार इशू होता है, इस वजह से लोकोमोटर डिसेबिलिटी देखी जाती है। दिस इज द डेफिनेशन। नेक्स्ट वी हैव सिंपली द कॉज क्या हो सकते हैं? ड्यू टू स्पाइनल इंजरी की वजह से भी हो सकता है। फिर अर्थराइटिस भी करके बीमारी होती है, उस वजह से हो सकता है। सेरेब्रल प्लेसी, ये भी इसी से रिलेटेड है। ए कॉमन फॉर्म ऑफ लोकोमोटिव डिसेबिलिटी होती है सेरेब्रल प्लेसी। मस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दीज आर द कॉजेज। फिर देखते हैं सिंपली ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। रिहेबिलिटेशन कैन हेल्प इम्प्रूव अ पर्सन एबिलिटी टू वॉक आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किसी को हो जाती है तो रिहेबिलिटेशन डॉक्टर्स के संपर्क में रहकर, उनके ऑब्जर्वेशन में रहकर के चीज़ें ठीक की जा सकती है। फिर लोकोमोटर ट्रेनिंग, जैसे कि लोकोमोटर ट्रेनिंग के अंदर is one type of rehabilitation that can be used to do help with walking. लोकोमोटर ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर वॉकिंग के लिए साथ में आपको मशीन्स लगा करके या ट्रेनिंग करवा करके हेल्प की जा सकती है ताकि आप वॉक कर सकें फिर से। दीज आर द सम ट्रीटमेंट्स। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, और बाकी के टॉपिक जो हैं हम वो पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे जल्दी ही। चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए, और कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।